हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेबर एंड सोशल वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। जिसमें आपका पहला सवाल है, भारत में मजदूरी कानून किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो मजदूरी कानून न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार एक दिन में अधिकतम काम करने के घंटे क्या हैं? यह आपका है 8 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर तीसरा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1948 अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ESI किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1948 में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उद्देश्य क्या है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का उद्देश्य मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हड़ताल की परिभाषा औद्योगिक विवाद अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो किस धारा में दी गई है? तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा 2Q। भारत में श्रम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में श्रम न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई। औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लागू होती है? तो औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता भी लागू होती है, समझौता भी लागू होती है, न्यायालय भी लागू होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला 9 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा था? तो एक बात मैं बता दूं, भारत का पहला ट्रेड यूनियन जो आपका था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अगला 10 नंबर प्रश्न है आपका, ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1926 में लागू हुआ। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO किस मंत्रालय के अधीन आता है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वह है श्रम और रोजगार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद 12 नंबर कह रहा है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम EPF किस वर्ष लागू हुआ? तो यह 1952 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए ESIC का क्या अर्थ है? तो इसमें है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बीमा और सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य मजदूरों के आर्थिक जोखिम को कम करना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है? ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 का उद्देश्य जो है आपका, सेवा के अंत में श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, श्रम कल्याण निधि लेबर वेलफेयर फंड का उद्देश्य क्या है? तो लेबर वेलफेयर फंड का उद्देश्य जो होता है, श्रमिकों के कल्याण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो श्रमिक कल्याण अधिकारी की नियुक्ति जो होता है फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
अगला प्रश्न, मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकारें कौन से कार्य करती हैं? तो देखिए, राज्य सरकारें शिक्षा और प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित कराना, आवास और बीमा प्रदान करना, ये सारी क्या करती हैं? मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकारें कार्य करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो वह हुआ 1986 ईस्वी में। कब हुआ? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिला श्रमिकों को कितने सप्ताह का अवकाश मिलता है? तो वह आपका होता है 12 सप्ताह का अवकाश मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सही है। 21 नंबर प्रश्न कर रहा आपका, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी तय करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो मजदूरी तय करने के लिए संस्था जो होती है वह राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न, वेतन संरचना में डीए का क्या अर्थ है? तो डीए का होता है डियरनेस अलाउंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मजदूरी का निर्धारण किन कारकों पर निर्भर करता है? तो मजदूरी का निर्धारण जो होता है जीवन यापन की लागत पर निर्भर करता है, श्रमिकों का कौशल स्तर पर निर्भर करता है, उद्योग की लाभ क्षमता पर भी निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, समान वेतन अधिनियम 1976 का उद्देश्य क्या है? तो समान वेतन अधिनियम 1976 का उद्देश्य जो है पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन देना। इसके बाद इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोनस अधिनियम 1965 के तहत बोनस किसके आधार पर दिया जाता है? तो बोनस जो होता है लाभ और उत्पादकता के आधार पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौन सी योजना सुरक्षा प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मुख्य समस्या क्या है? तो स्थिर रोजगार का अभाव भी है समस्या है, सामाजिक सुरक्षा की समस्या है, मजदूरी में असमानता की असुरक्षा है समस्या है। तो उपरोक्त सभी, तो यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र में कितने प्रतिशत मजदूर कार्यरत हैं? तो लगभग 90%। कितना? लगभग 90%। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो वह होता है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2008। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कौन सा लाभ प्रदान नहीं किया जाता है? तो वह होता है बेरोजगारी भत्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का मजदूरों पर मुख्य प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का मजदूरों पर मुख्य प्रभाव क्या है? तो वह होता है बेरोजगारी में वृद्धि, कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि, मजदूरी में असमानता। उपरोक्त सभी। तो यह हो गया ऑप्शन नंबर डी। श्रम बाजार में वैश्वीकरण का कौन सा सकारात्मक प्रभाव है? तो सकारात्मक प्रभाव रोजगार के नए अवसर, वेतन वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार की नौकरियां बढ़ी हैं? तो वैश्वीकरण के लिए अस्थायी नौकरियां बढ़ी हैं। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण के संदर्भ में लेबर फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? तो
फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ जो होता है वह होता है श्रमिकों को कार्य से निकालने की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के कारण असंगठित क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो वह प्रभाव पड़ा है रोजगार में कमी, वेतन और कटौती, अधिक प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ILO का उद्देश्य क्या है? तो श्रमिकों को अधिकारों की सुरक्षा, ये भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का बढ़ावा देना, ये भी होता है। सामाजिक न्याय स्थापित करना, ये भी होता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। भारत ILO का सदस्य कब बना? तो भारत ILO का सदस्य 1920 ईस्वी में बना। उसके बाद अगला प्रश्न, ILO द्वारा कौन सी रिपोर्ट मजदूरों की स्थिति पर प्रकाशित की जाती है? तो वह होता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। कौन सा होता है? ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत कितनी उम्र से कम बच्चों को काम कराने की अनुमति नहीं होता है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को काम कराने की अनुमति नहीं देता है। कौन? बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम किस क्षेत्र में लागू होता है? तो वह होता है संगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता महत्वपूर्ण है? तो वह इसमें से ILO कन्वेंशन नंबर 138, ILO कन्वेंशन नंबर 182, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महिला श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लगाया गया था? तो यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो वह अनुच्छेद 42वां में। अगला प्रश्न, श्रम कल्याण कोष का प्रबंधन कौन करता है? तो वह करता है राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए। श्रमिकों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर की सुविधा किस अधिनियम के तहत प्रदान की जाती है? तो फैक्ट्री अधिनियम 1948। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रमिकों के कल्याण के लिए कौन सी योजना बीमा और पेंशन प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में मजदूर दिवस लेबर डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार के रोजगार अधिक प्रचलित हुए हैं? तो फ्रीलांस रोजगार। वैश्वीकरण के कारण मजदूरों की कौन सी समस्या बढ़ी है? तो हमें औपचारिक रोजगार, न्यूनतम मजदूरी की कमी, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी, उपरोक्त सभी। ब्रेन ड्रेन का संबंध किससे है? ब्रेन ड्रेन का संबंध कुशल श्रमिकों का प्रवासन से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैश्वीकरण के दौर में श्रमिक संगठनों की भूमिका कैसे बदलती है? तो अधिकारों की रक्षा, अनुबंध रोजगार का विरोध, मजदूरों के वेतन में वृद्धि, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैश्वीकरण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? तो वह कृषि, उद्योग, सेवा, शिक्षा। तो इस पे सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ट्रेड यूनियन की न्यूनतम सदस्यता कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो 10%। ऑप्शन नंबर बी। ट्रेड
यूनियन आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? तो श्रमिक अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में संशोधन कब किया गया था? तो 1982 में, ऑप्शन नंबर डी। ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ट्रेड यूनियन का सबसे बड़ा लाभ सामूहिक सौदेबाजी, कानूनी सुरक्षा, श्रमिकों के कल्याण, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही है।